हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगल क्लासेस। और अभी हम जो डिज़ीज़ डिस्कस करने चल रहे हैं उसका नाम है एनाप्लास्मोसिस, जिसको टिक बॉर्न या पाश्चर फीवर के नाम से भी जाना जाता है। सो एनाप्लास्मोसिस क्या है? एक वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शियस ब्लड डिजीज़ है। ओके। सो आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी है ये टर्म जानना, वेक्टर बॉर्न। सो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ क्या होती हैं? वेक्टर बॉर्न डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जिनमें जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो अपने होस्ट तक किसी वेक्टर के थ्रू पहुँचे। मींस कोई में मीडिएटर हो जो काम करे, जो उस कॉजल ऑर्गेनिज्म को उसके होस्ट तक पहुँचाए। टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मॉस्किटो, मलेरिया। अगर हम मलेरिया का एग्जांपल लेते हैं तो मलेरिया किस को कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया को। बट इनमें लेकिन मलेरिया ह्यूमन बॉडी तक पहुंचता कैसे है? किसके थ्रू पहुंचता है? फीमेल एनाफिलीज के थ्रू ना। तो यहाँ फीमेल एनाफिलीज क्या है? एक वेक्टर है। ओके, एक वेक्टर है, ठीक है, जो क्या कैरी कर रहा है? प्लाज्मोडियम। इन द सेम वे एनाप्लास्मोसिस जो डिजीज़ है वो भी क्या है? एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, जिनमें वेक्टर का काम कौन करता है? टिक करते हैं, मेनली टिक करते हैं। कभी कभी मॉस्कीटोज़ और फ्लाइज भी उनका वेक्टर होती हैं। सो और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, जो बेसिकली दो मेन स्पीसीज़ इसकी जो हैं, जो एनाप्लास्मोसिस को कॉज करती हैं, वो है, पहला है एनाप्लाज्मा मार्जिनेल और दूसरा है एनाप्लाज्मा सेंट्रलेल। ये दो जो है जो स्पीसीज़ हैं, ये बेसिकली एनाप्लास्मोसिस कॉज करती है एनिमल्स में। इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे येलो बैग या येलो फीवर। येलो बैग या येलो फीवर क्यों कहते हैं, ये आप आगे खुद समझ जाएंगे। सो इसके साथ क्या है? ये क्या है? ये जो पैरासाइट है ये किसको इन्फेक्ट करता है? एनिमल की आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो वेक्टर होते हैं यूजुअली क्या होते हैं? टिक होते हैं, ठीक है। और इनमें होता क्या है? जो एडल्ट जो कैटल होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं इस डिजीज़ के देन काफ्स। मतलब जो बड़े जानवर होते हैं वो इस डिजीज़ के ज़्यादा प्रोन होते हैं, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं डिजीज़ होने के बजाय जो काफ्स होते हैं, कम एज के कैटल्स होते हैं। जो इन्फेक्टेड कैटल होता है वो इस डिज़ीज़ का लाइफ टाइम कैरियर बन जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैटल है जिसको एक बार ये डिज़ीज़ हो गया, वो लाइफ टाइम इस डिज़ीज़ का कैरियर बन जाता है, और ये वो जो है ये इस डिज़ीज़ को दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके। जो मैंने बात की कि जो यहाँ पर वेक्टर है वो यूजुअली टिक होते हैं, और किस जीनस के होते हैं? डर्मासेंटर जीनस के जो टिक्स होते हैं वो बेसिकली जो है ये वेक्टर का काम करते हैं इस डिजीज़ में। ओके, अब सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर हम सिम्टम्स पे ध्यान दें तो जो मेन सिम्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ भी आरबीसी इन्फेक्ट होगी, आरबीसी मतलब आप समझिए कि ब्लड का एक पार्ट ना, उस जहाँ भी आरबीसी, अगर आपकी बॉडी में आरबीसी की कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है आप में क्या हो जाएगा? खून की कमी, और उस बीमारी को क्या कहेंगे? एनीमिया। तो एनिमल्स में क्या हो जाएगा? फर्स्ट थिंग एनीमिया हो जाएगा। सेकेंड थिंग, जब आरबीसी बॉडी में टूटती है, ब्रेक होती है, तो वो दो एलिमेंट में टूटती है, एक बिलीरुबिन और दूसरा बिलीवर्डिन। सो ये जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं ये क्या कॉज करते हैं आगे चल के बॉडी में? जॉन्डिस। और इसी वजह से इस डिज़ीज़ को क्या कहा जा रहा है? येलो फीवर। क्योंकि जॉन्डिस में आपको पता है कि बॉडी जो होती है वो येलो कलर की हो जाती है, येलोइश हो जाती है। सो इसी वजह से इसको जॉन्डिस भी इसका एक सिम्टम है। उसके साथ क्या होगा? जब आपको एनीमिया होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका वेट लॉस हो जाएगा, फीवर बॉडी में होगा, ओके, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और एनिमल की डेथ भी हो जाती है इसमें, ठीक है। ओके, अब इसके पहले कि हम प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, इन सब की बात करें, ये जो एनाप्लास्मोसिस डिज़ीज़ है ये 4 स्टेजेस में होती है, और इसकी एक लाइफ साइकिल होती है कि कैसे ये अपने होस्ट से, वेक्टर से, कैसे दोनों के बीच में रिलेशन है, कि कैसे ये पहुंचता है अपने होस्ट तक। तो ये जानने के लिए हम इसकी पहले लाइफ साइकिल देखते हैं।
सो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ ये काऊ है और ये टिक है। पहले हम देखते हैं टिक के अंदर क्या लाइफ साइकिल चलती है। तो पहले होता क्या है कि मान लीजिए ये एक इन्फेक्टेड काऊ है, इसको ऑलरेडी जो है ये कैरियर है एनाप्लास्मोसिस की डिजीज़ की। सो इसका क्या होगा कि मान लीजिए इसका ब्लड यहाँ पर ब्लड गिरा और ब्लड ने जो है इस जगह को कंटामिनेट कर दिया। इसके बाद क्या होगा, ये जो टिक है ये इस ब्लड को जो है फीड करेगा, ठीक है, इसके आरबीसी को फीड करेगा। एंड देन क्या होगा, ये जो आरबीसी है ये क्या होगा, इसके बॉडी में जो है वो एनाप्लास्मोसिस मार्जिनल इसकी बॉडी में चला जाएगा। एंड जाने के बाद क्या करेगा, इसके मिडगट में जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, मिडगट से होती है सेलिवरी ग्लैंड में, ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। और रेप्लिकेशन करने के बाद ये जो टिक है ये जाकर फिर किसी दूसरी काऊ को, ठीक है, किसी दूसरी काऊ को ये क्या करेगा, फिर से इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक की तो टिक के अंदर प्रोसेस हो गई कि कोई इन्फेक्टेड कैरियर काऊ को के ब्लड को टिक ने शक किया, और शक करने के बाद जो है, क्योंकि टिक जो होते हैं वो एक्टोपैरासाइट होते हैं, मतलब बॉडी के ऊपर चिपके रहते हैं, यहाँ से इसने ब्लड को शक किया, या फिर सॉइल में इसका कंटामिनेट थी सॉइल इसके ब्लड से, वहाँ से शक किया और इसके अंदर जो है वो एनाप्लास्मोसिस जो डिजीज़ के जो बैक्टीरिया कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, दैट इज़ एनाप्लाज्मा मार्जिनल, वो इसकी बॉडी में गया और यहाँ पे ये मिडगट और सेलिवरी ग्लैंड में रेप्लिकेट किया, और इसके बाद इसने किसी दूसरे कैटल को इन्फेक्ट किया। अब दोस्तों, अब जो कैटल है उसकी बॉडी में जो है क्या होगा, 4 स्टेजेस जो हैं वो 4 स्टेजेस में ये डिज़ीज़ जो है डेवलप होगी। पहला पीरियड जो होगा उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, सेकेंड इज़ डेवलपमेंटल स्टेज, थर्ड इज़ कॉन्वेल्सेंट स्टेज एंड फोर्थ इज़ कैरियर स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज जो इंक्यूबेशन स्टेज होगा, इसमें क्या होगा कि जो पैरासाइट होगा वो क्या करेगा, पैरासाइट जो होगा वो क्या करेगा, वो एनिमल को जो है इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, एनिमल को इन्फेक्ट करेगा। सो इसमें क्या होगा, पैरासाइट ये एनिमल की आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा और 3 से 8 वीक में ये रिप्रोड्यूस करेंगे, और रिप्रोड्यूस करने के बाद क्या करेंगे, उसकी आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त तक एनिमल की बॉडी में कोई भी साइन और सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि एनिमल का जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो इसके खिलाफ क्या होगा, फाइट करने की कोशिश करेगा। 4 से 9 दिन ये का पीरियड रहता है, इसमें ये क्या करेगा, पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, और इस पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ क्या होगा, ये जो एनिमल का इम्यून सिस्टम है वो उसकी आरबीसी भी उसमें क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस वजह से एनिमल में जो है क्या होता है, क्लिनिकल एनीमिया के सिम्टम्स दिखने लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए हैं। फर्स्ट स्टेज में नो सिम्टम, अब क्या होगा, क्लिनिकल एनीमिया के सिम्टम दिखेंगे तो क्या क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, 104 से 160 डिग्री तक डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर रहेगा। मिल्क बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा, जो जानवर है वो कुछ खाएगा पिएगा नहीं, और उसकी स्किन जो है वो पेल होती जाएगी, क्योंकि उसको जॉन्डिस क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो रही है तो जॉन्डिस की भी शिकायत आगे चलेगी और स्किन का कलर पेल पड़ता जाएगा। अब कॉन्वेल्सेंट स्टेज में क्या होगा, कॉन्वेल्सेंट स्टेज में अब मान लीजिए कि अब यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, क्योंकि सिम्टम दिखने लगे, तो जो कैटल सरवाइव कर जाएंगे उनमें क्या देखने को मिलेगा कि सबसे बड़ी बात तो कि वो बहुत ज़्यादा उनका वेट जो है वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत दुबले पतले हो जाएंगे एनीमिया के कारण और प्रॉपरली खाने ना खाने पीने के कारण। और अगर वो कोई प्रेग्नेंट काऊ है तो उसका जो काव है वो एबॉर्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ क्योंकि वो रिकवरिंग स्टेज में है इसीलिए अब उनमें आरबीसी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक। नाउ फोर्थ स्टेज, कैरियर स्टेज क्या है कि इसमें जो काऊ जो रिकवर कर गई हैं, ठीक है, जो रिकवर काऊ है वो इस डिजीज़ की कैरियर हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। कैरियर क्या होते हैं, कैरियर वो एनिमल होते हैं जो कैरियर स्टेज वो स्टेज होती है, आप ऐसे कहिए, क्योंकि ये ह्यूमंस पे भी होती हैं, कि जब आपको सिम्टम ना दिखे लेकिन आपके अंदर वो बीमारी हो और आप दूसरे को बीमारी दे दें, ठीक है। तो इनमें क्या होगा कि ये एनिमल
बाहर से आपको एकदम फिट एंड फाइन दिखेंगे, लेकिन ये क्या होंगे, वो उस डिजीज़ के कैरियर होंगे, मतलब इनके अंदर उस डिजीज़ के जो बैक्टीरिया होंगे वो एक्टिव फॉर्म में होंगे। और अगर इनका ब्लड किसी दूसरे एनिमल के टच में आया तो वो एनिमल जो है वो क्या हो जाएगा, उसको ये डिजीज़ दे देंगे, उसको इन्फेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कैरियर का काम, कैरियर जो होते हैं लाइफ टाइम के लिए, मतलब जब तक ये एनिमल जिएंगे तब तक ये इस डिजीज़ की कैरियर रहेंगे, मतलब खुद तो सही रहेंगे लेकिन दूसरा अगर कोई इनके कांटेक्ट में आएगा तो उसको ये डिजीज़ ये दे देंगे। ठीक है, ओके ओके। अब अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि अगर एनिमल जो है वो बीमारी सही होने के बाद भी उस बीमारी का कैरियर है, तो ये बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है कि हम कैसे अपने और एनिमल को इनसे बचाएं। तो सबसे बड़ा क्या है कि सबसे पहले चीज़ हमें क्या करनी है, हमें सबसे पहली चीज़ वेक्टर को कंट्रोल करना है, मतलब जो टिक्स हैं, जो फ्लाइज़ हैं, इनको कंट्रोल करना है आइदर बाई इसको इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं कि हमको कंट्रोल करें, जो है ये जो वेक्टर्स हैं इनको हम कंट्रोल कर सकें, जैसे मॉस्किटोज़ हुए, टिक्स हुए, फ्लाइज़ हुई, इनको हम कंट्रोल करें। सेकेंड क्या है, एलिमिनेटिंग कैरियर, मतलब जो अगर हमें पता है कि ये एनिमल कैरियर है तो हम तुरंत इसको एलिमिनेट कर दें, उसको शॉर्टेड करा दें या फिर उसको हटा दें, कहीं पे और कर दें, तो उसको तो तुरंत एलिमिनेट करें वहाँ से जहाँ पर हेल्दी हर्ड है एनिमल्स का। थर्ड चीज़ हम क्या करा सकते हैं, वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन जो है किया जाए एनिमल्स को, जिससे वो इस डिजीज़ से प्रोन हो सके। ओके, ट्रीटमेंट एज ऑलवेज एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है एनिमल का किया जाए और उनको एंटीबायोटिक्स दिए जाएं सो दैट कि एनिमल जो है वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें। सो गाइस, ये था एनाप्लास्मोसिस, पूरी लाइफ साइकिल क्या है एनिमल्स में और टिक्स में कैसे होती है, और इसका इटियोलॉजी क्या है, प्रिवेंशन क्या है, सिम्टम क्या है, मैंने आपके साथ शेयर किया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you all.